हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होगी, और यदि नहीं हो तो भी हो जाओ अच्छे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, दैट इज रेडॉक्स टाइट्रेशन. यस, दिस इज फॉर क्लास 11th. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, दैट इज रेडॉक्स टाइट्रेशन. हमने इस टॉपिक से पहले, ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास इस चैप्टर का, रेडॉक्स टाइट्रेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है. प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं. एक एक टॉपिक हमने आपका कंप्लीट कराया. लास्ट टॉपिक है आपके पास. इसके बाद यदि कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि हाँ सर ये छूट गया है, तो यू कैन जस्ट कमेंट इट. क्लियर? बात समझ में आ रही? बिना किसी हेजिटेशन के आप तुरंत उसको कमेंट कर सकते हैं. एंड यदि छूटा होगा, बाय द वे ऐसा हुआ नहीं है, और यदि आपको लगता है तो हम जरूर उसको ऑलमोस्ट फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, या कोई भी दूसरा टॉपिक जो होगा उसको फिर से करा देंगे. बात समझ में आ रही? क्लियर है? सो दिस इज द लास्ट टॉपिक. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इवन ये आपका, ये समझ लीजिए 12th का जो प्रैक्टिकल होता है हमारे पास केमिस्ट्री का 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स में 8 मार्क्स का हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट सेम इसी से उठा करके रखा जाता है. क्लियर है? बात समझ में आ रही? 8 मार्क्स का एक्सपेरिमेंट होता है टाइट्रेशन का. अब टाइट्रेशन होता क्या है एक्चुअल में, इसका क्या लॉजिक हमारे पास है? तो कॉन्सेप्ट इसका बड़ा छोटा सा है. क्या कि इससे हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं. बात समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगा हमारे पास टाइट्रेशन का, यदि हम आपसे मतलब बोलें तो क्या हो जाएगा? टाइट्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन. बात समझ में आ रही है? कि मतलब आपके पास एक नोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है, और उस नोन कंसंट्रेशन की जो सॉल्यूशन होता है उसको हम कंबाइन करा देते हैं किसमें? एक अननोन जो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है. लॉजिक समझिएगा हमारे पास क्या है कि एक की कंसंट्रेशन वाला समझ रहे हो ना, मोलैरिटी पहले चैप्टर में पढ़ा है, 3 वीडियो पढ़े हैं आपके पास कंसंट्रेशन टर्म्स के. अब हमने क्या पढ़ाया हुआ था आपके पास? मोलैरिटी. अब मोलैरिटी का मतलब हमारे पास हो गया मोल्स पर लीटर. तो मतलब ये आपको ये बताता है कि कितना आपका अमाउंट है सॉल्यूट का इन सॉल्यूशन. तो कंसंट्रेशन कौन बता रहा है हमारे पास? यस, मोलैरिटी. तो वही लॉजिक है कि मतलब दो आपके पास सॉल्यूशंस होंगे, एक ही कंसंट्रेशन पता होगी और दूसरे की कंसंट्रेशन नहीं पता होगी. उस कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना ही हमारे पास टाइट्रेशन होता है. अब यदि बोला जाए कि व्हाट इज रेडॉक्स टाइट्रेशन, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हमारे पास. क्या? वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन based on oxidation based on simultaneous based on simultaneous oxidation and reduction is called रेडॉक्स टाइट्रेशन. बात समझ में आ रही है हमारे पास? कि ऑब्वियस सी बात है हमारे पास. यदि हम आपसे बोलें कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो. तो यदि बोला जाए रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है हमारे पास, तो मतलब ऐसा ऑलमोस्ट टाइट्रेशन जो साइमल्टेनियसली आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे बेस्ड हो, और वॉल्यूमेट्रिक हो. वॉल्यूमेट्रिक का समझ रहे हैं कि इसमें वॉल्यूम यूज होता है हमारे पास. अब आप सोचो सर, ये हमको लॉजिक थोड़ा सा कम क्लियर हो रहा है कि व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन. तो अब इसको हम अभी एक्सप्लेन कर देते हैं. अब देखो जरा फिगर बना है सामने ब्यूरेट का. अब ये ब्यूरेट हमारे पास आप देख रहे हो, एक पतली सी रॉड लगी हुई है हमारे पास, एक क्लैंप है. उस क्लैंप के थ्रू वो रॉड हमारे पास क्या है? टाइड अप है. क्लियर? और जो स्टैंड है हमारे पास उसको बोलते हैं ब्यूरेट स्टैंड, और जो ये रॉड आ रही है ऊपर से नीचे तक, इसी को बोलते हैं क्या? ब्यूरेट. बात समझ में आ रही है हमारे पास? क्लियर है? क्या बोलते हैं उसको? ब्यूरेट. अब होता क्या है हमारे पास, नीचे आप देख रहे होंगे कोनिकल फ्लास्क रखा हुआ है. नीचे जो रखा हुआ है वो आपका कोनिकल फ्लास्क है. अब सिचुएशन क्या होती है कि जो कंसंट्रेशन नोन होती है वो हमने रख दी किसमें? कोनिकल फ्लास्क में. कौन से फ्लास्क में? कोनिकल, है ना, CONICAL, कोनिकल फ्लास्क में. ये हमने आपके पास कंसंट्रेशन जो नोन वाला सॉल्यूशन था वो हमने रख दिया इसमें. जो अननोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है उसको हम ब्यूरेट में डालते हैं. अब ब्यूरेट में देखिएगा सबसे ऊपर जो होता है वो होता है 0, और सबसे लास्ट वाला होता है क्या? 50. तो ये ml में होता है हमारे पास, 0 ml से 50 ml में. आज की ही क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि यहाँ से आप जब वॉल्यूम डालेंगे तो क्या कंडीशन होगी, पूरा उसको आपने 50 तक फिलअप कर लिया, नो प्रॉब्लम. अब क्या होगा, नीचे वाला जो वॉल्व है धीरे से उसको ओपन करोगे,
तो जब ओपन करोगे तो ये जो सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता नहीं है वो धीरे धीरे आपके पास उसमें ड्रॉप होने लगेगा। अब ड्रॉप होगा तो कुछ ना कुछ कलर चेंज होगा, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स इंडिकेटर में। जब कलर चेंज होगा तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही कलर चेंज हुआ इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन तुरंत हो गया। फैक्ट है हमारे पास, बात समझ में आ रही? जैसे हमने एसिड बेस इंडिकेटर पढ़ा है कि आपके पास जो रेड लिटमस है, रेड लिटमस यदि ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो मतलब बेसिक है। ऐसे यहाँ पर भी होता है कि जैसे उसका ऑक्सीडेशन हुआ, जैसे उसका रिडक्शन हुआ, तुरंत कलर में चेंज आ जाएगा, और जैसे ही कलर में चेंज आया उस रीडिंग को आप नोट कर लोगे। पता चला 25 ml पे हमारे पास कलर चेंज हो गया, तो ये हमने वॉल्यूम ले लिया। वॉल्यूम किसका ले लिया हमने? जो हमारे पास हमने ब्यूरेट में सॉल्यूशन डाला था जिसकी कंसंट्रेशन हमको पता नहीं थी। अब उस वॉल्यूम का यूज करते हुए आज की ही क्लास में आपको बताया जाएगा, हम लगाएंगे नॉर्मेलिटी इक्वेशन या मोलैरिटी इक्वेशन, जिसके थ्रू हम आपका उस अननोन जो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन था उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो ओवरऑल यदि आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द एम, एम क्या है टाइट्रेशन का, तो एम उसका है टू फाइंड कंसंट्रेशन, टू फाइंड कंसंट्रेशन यूजिंग अ सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास कि व्हाट इज द टारगेट ऑफ टाइट्रेशन। टारगेट यही है, उसका एम यही है कि हमको कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है ऐसे सॉल्यूशन की जो अननोन है, जिसकी कंसंट्रेशन हमको पता नहीं है, और किसका यूज करते हुए? एक ऐसे सॉल्यूशन की जिसकी कंसंट्रेशन हमको पता है, और वो होगा कैसे? वॉल्यूम के ब्याह पे। अभी ये जो आपका ब्यूरेट है इसको एक बार हम और लाएंगे आपके पास जब हम रेडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ाएंगे, तो वहाँ इंडिकेटर, तो वहाँ पे आपको एक्जैक्टली समझ में आ गया कि एक्चुअल में हुआ क्या। तो अभी ये समझ में आ गया कि वॉल्यूमेट्रिक क्यों यूज किया गया। वॉल्यूमेट्रिक का मतलब ये है कि हमें वॉल्यूम यूज किया जाता है, और उस वॉल्यूम को अब ध्यान से समझो जरा। अब आप बोलो सर ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे हो गया हमारे पास, इसका क्या लॉजिक है हमारे पास? ये तो माइंड में आना चाहिए ना आपके पास कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमारे पास हो कैसे गया, क्या लॉजिक होता है। तो हमने पढ़ा हुआ, शायद आपको याद हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि कोई स्पीशीज यदि आपके पास रिड्यूस हो रही है या कोई स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारे पास क्या होती है? सीधा सा लॉजिक कि यदि कोई भी स्पीशीज हमारे पास ऑक्सीडेशन कर रही है, कोई भी स्पीशीज हमारे पास रिडक्शन कर रही है, तो वो जो E0 की वैल्यू है हमारे पास मैक्सिमम होनी चाहिए। क्या होना चाहिए हमारे पास? E0 की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम हो सकती है, मैक्सिमम होनी चाहिए। और E0 की वैल्यू मैक्सिमम तभी हो सकती है या तो आपके पास वो वैल्यू क्या हो, मोर पॉजिटिव हो, और या फिर हमारे पास लेस नेगेटिव हो। क्या हमारे पास या तो मोर पॉजिटिव हो या फिर हमारे पास लेस नेगेटिव हो। शायद आपको याद हो हमारे पास कि माइनस का 3.05 लिथियम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो मतलब आपके पास उसमें जो वैल्यू हमारे पास आ रही है नेगेटिव में वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? यस, वही लॉजिक कि नेगेटिव में वैल्यू हमारे पास कम हो रही है, और यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। तो मतलब यदि रिड्यूस करना है तो हमेशा लो वाला किसको रिड्यूस करेगा? हाई को। ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो लो है वो आपके पास रिड्यूस करेगा किसको? हाई को। कि मतलब जो लो E0 की वैल्यू होगी वो आपके पास हाई E0 की वैल्यू को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो अब हम आपके पास आ जाते हैं, इस पर वर्कआउट कर लेते हैं। ये देखिएगा हमारे पास एक टेबल आ रही है। अब इस टेबल में देखिए जरा, हमारे पास नीचे देखिए जरा टेबल में। अब इस टेबल में आप देख रहे हो सबसे पहला कॉलम हमारे पास किसका दिया गया है? MnO4 का दिया गया हमारे पास। उस MnO4 से पहले आप ऊपर देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ हमारे पास? रेडॉक्स सिस्टम। रेडॉक्स सिस्टम का मतलब हो गया कि कौन सी स्पीशीज उसमें इन्वॉल्व हो रही है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो आपके पास देख रहे होंगे रेडॉक्स सिस्टम में लिखा हुआ हमारे पास MnO4 माइनस कॉमा Mn2 प्लस। अब MnO4 माइनस में यदि आप देखना चाहो कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ MnO4 माइनस, Mn की वैलेंसी क्या है, तो इसको एक्सलेट कर लो। -8 इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई? +7, है ना। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mn2 प्लस में। तो Mn2 प्लस में वैलेंसी क्या है? +2, है ना। तो मतलब +7 से किस में जा रहा है? वो +2 में जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका जो हमारे पास आगे लिखा हुआ है आप उसको देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है हमारे पास? सीधा सा लॉजिक आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या है? MnO4 माइनस, रिड्यूस फॉर्म Mn2 प्लस, और E0 इसका दिया गया 1.51। ऐसे दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है Cr2O72 माइनस, सेम कंडीशन Cr3 प्लस में। अब यहाँ पर यदि आप देखना चाहो तो जो आपका Cr2 है, तो अब यदि यहाँ पर देखो आप Cr2O7 में, सीधा सा लॉजिक Cr2O72 माइनस में, यहाँ पर देखो तो Cr पे कितना आता है? +6, है ना। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cr3 प्लस में। मतलब यहाँ पर कितना आ रहा है? +3। तो मतलब +6 से किस में जा रहा है? +3 में जा रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है? और +6 से +3 में जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। मतलब ये अपने आप को रिड्यूस कर रहा है। तो दैट इज रीजन कि ये रिड्यूस फॉर्म हो गई और ये हमारे पास क्या होगी? ऑक्सीडाइज फॉर्म।
अब लॉजिक समझना बड़ा सिंपल सा है कि जब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, यहाँ पर आप लिख लो, ये हमारे पास है क्या, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। जब कभी भी आप ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करा देंगे तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, रिड्यूस्ड फॉर्म। ये हमारे पास बेसिक रूल है कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तो हमारे पास हम उसको बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कंसीडर अंडर रिडक्शन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका रिड्यूस फॉर्म। तो अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास MnO4 माइनस है, और यदि हम रेडॉक्स सिस्टम ले लें आपके पास थर्ड नंबर का, दैट इज Fe वाले केसेज में, तो वहाँ पर देख रहे होंगे कि जो Fe2+ वाला है उसमें कितना दिया गया 0.76, और इसमें कितना है 1.51। तो करने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो Fe2+ है वो आपके पास आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो हमारे पास MnO4 माइनस है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि लो वाला आपके पास हाई वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। लो वाला आपके पास हाई वाले को रिड्यूस कर देगा। तो जो लेस E0 की वैल्यू है हमारे पास वो Fe2+ में है, तो वो आपका MnO4 माइनस को क्या कर देगा, हमारे पास रिड्यूस कर देगा। और दैट इज रीजन की जो MnO4 माइनस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और जो हमारे पास Fe2+ है वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट है, और जब ये हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा तो हम कह सकते हैं हमारे पास कि ये आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कोई प्रॉब्लम हमारे पास, बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारे पास। तो हम यहाँ से क्या समझ पा रहे हैं कि टाइट्रेशन में होगा क्या, कि जब आपने सॉल्यूशन कंबाइन कराया अननोन कंसेंट्रेशन का, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर आपके पास वो अपने आप को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कर देगा, और उसके लिए जितना वॉल्यूम लगा वही हमारे पास यूज़ कर लिया जाएगा, क्या करने के लिए, कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया हमारे पास कि जो ऑक्सीजन रिडक्शन किस पे डिपेंड करता है, E0 पे। कहने का मतलब कि यदि आपने KMnO4 ले लिया तो KMnO4 में मैग्नीज कितना है, +7, और यदि वो चला गया Mn2+ में तो +7 से +2 मतलब क्या हो गया, वो आपका रिड्यूस हो गया। यदि आपके पास Cr2O7 लिखा हुआ है, K2Cr2O7, तो वहाँ पर Cr पे कितना है, +6, और यदि वो चला गया Cr3+ में मतलब +3, मतलब अपने आप को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। और यही दो आपके पास सिलेबस में आपको पढ़ने। ओके, ओके। तो अब देखते हैं आपके पास सेकेंड टॉपिक हमारे पास बहुत अच्छा सा, रेडॉक्स पेयर। रेडॉक्स पेयर इन रेडॉक्स टाइट्रेशन, मतलब जो आपके पास रेडॉक्स टाइट्रेशन होता है तो उसमें आपके पास कौन कौन से पेयर होते हैं जो हमारे पास इसको शो ऑफ करते हैं। बात समझ में आ रही है हमारे पास, अब ये तो पेयर का मतलब तो समझ में आ रहा होगा कि भाई लॉजिक तो बड़ा सिंपल सा है कि दो सॉल्यूशन तो चाहिए, एक आपके पास होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होगा हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। जब तक हमारे पास दो सॉल्यूशंस नहीं होंगे तब तक हमारे पास कभी भी हम टाइट्रेशन यूज नहीं करेंगे। तो टाइट्रेशन का मतलब तो समझ में आ रहा है, दो पेयर होंगे, एक पेयर की कंसंट्रेशन पता होगी, एक की कंसंट्रेशन नहीं पता होगी। देखिए बहुत आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है इसको पढ़ाने के लिए, कैसे आपको मैनेज किया पढ़ाया जाए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो थोड़ा सा आप फोकस करिए, बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा हट करके टॉपिक है, यू हैव टू फोकस। अब यदि बोला जाए रेडॉक्स पेयर की डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, तो अ टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग two redox pairs, one getting reduced, and other getting oxidized। कि मतलब एक आपके पास क्या हो रहा हो, एक आपके पास ऑलमोस्ट रिड्यूस हो रहा हो, दूसरा हमारे पास अदर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। बात समझ में आ रही है कि एक हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा हो, दूसरा हमारे पास रिड्यूस हो रहा हो, तो इसी को हम बोल देते हैं क्या, रेडॉक्स पेयर। क्लियर है हमारे पास, बात समझ में आ रही है इन रेडॉक्स टाइट्रेशन। अब आपके पास इस टेबल को बहुत आप डीपली ऑब्जर्व करिए। अब आप देखिए जरा इस टेबल पे हमारे पास यही आपका पूरा 12th का सिलेबस है। पूरे 12th के सिलेबस में इन्हीं पेयर्स से आने वाला है, इन पेयर्स के अलावा कुछ भी नहीं आने वाला। बात समझ में आ रही है, देखिए जरा पहला वाला हमारे पास फर्स्ट नंबर जो आपके पास पेयर बना हुआ है, तो आप उसमें देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ हमारे पास, बहुत सिंपल सा, यस, हाँ ठीक है। तो अब फेरस सल्फेट, अब फेरस सल्फेट का फॉर्मूला देख सकते होंगे, FeSO4।
उसी के आगे आपके पास लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, फिर नीचे FeSO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7। कहने का मतलब ये हो गया हमारे पास कि हम FeSO4 को KMnO4 के थ्रू भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और K2Cr2O7 के थ्रू भी कर सकते हैं। मतलब दोनों केसेज में आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हमारे पास क्या रहेगा, सेम। तीसरा हमारे पास है सीधा सा लॉजिक, मोहर सॉल्ट। अब ये आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही आप समझ लो कि यही आपका 12th के 8 मार्क्स आपको दिलाएगा। ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना होगा मोहर सॉल्ट का। बात समझ में आ रही, जहाँ पर मोहर सॉल्ट की कंसंट्रेशन तो पता होगी, लेकिन जो उसके साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया गया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 हो सकता है, K2Cr2O7 हो सकता है, उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है हमारे पास। MA की मोहर सॉल्ट आपका दिया गया होगा एक सॉल्यूशन, उसकी कंसंट्रेशन आपको पता होगी, उसका यूज करते हुए हमारे पास जो दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसमें मिलाया जाएगा दैट इज KMnO4 और K2Cr2O7, उसकी हमको फाइंड आउट करनी होगी कंसंट्रेशन। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, क्लियर है, टाइट्रेशन का फील आ रहा है। खैर, अब ये जो आपका मोहर सॉल्ट है इसी को बोलते हैं क्या, फेरस अमोनियम सल्फेट, है ना। आप देख सकते हो कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, FeSO4 लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है NH4 टू द होल ट्वाइस, है ना, NH4SO4 लिखा हुआ, सिंपल सा लॉजिक, FeSO4 फिर उसके बाद NH4 का होल ट्वाइस SO4 और डॉट 6H2O। अब यहाँ पर आपके पास ये होल ट्वाइस क्यों आ रहा है उसका भी लॉजिक समझ लो। देखो फेरस सल्फेट हो गया और अमोनियम की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, सल्फेट की क्या होती है, 2 होती है, तो सल्फेट की वैलेंसी इसमें आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, NH4 टू द होल ट्वाइस डॉट 6H2O। तो इसी को बोलते हैं क्या, मोहर सॉल्ट, है ना, क्लियर है हमारे पास। फेरस Fe, यहाँ पर फेरस क्यों, क्योंकि +2 फॉर्म में है, अमोनियम और पूरा सल्फेट एक साथ काउंट होता है और ये दो अलग रहते हैं, हेक्साहाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल्स है ना हमारे पास। तो ये हमारे पास पेयर्स थे। तो इन पेयर्स में से एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो ही लेने हैं सिलेबस में, दो ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मोस्टली, एक तो KMnO4 और दूसरा K2Cr2O7। अब सबसे खास बात हम आपको बता दें कि KMnO4 में जो आपके पास Mn होता है वो होता है +7 फॉर्म में, आप निकाल के देख सकते हो, +1 -8, तो ये बचा +7, ये आपके पास कन्वर्ट होता है किसमें, Mn2+ में। यहाँ पर जो K2Cr2O7 होता है हमारे पास, इसमें जो Cr होता है वो कितने में होता है, +6 में, और ये कन्वर्ट होता है किसमें, Cr3+ में। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, मतलब दोनों अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑब्वियस सी बात है, बात समझ में आ रही है। तो ये दूसरी स्पीशीज को ऑक्सीडाइज करेंगे, लेकिन खुद क्या हो जाएंगे आपके पास, ये रिड्यूस हो जाएंगे। यही तो हमने पढ़ा हुआ आपके पास, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं खुद आपके पास क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो सीधा सा लॉजिक हमारे पास कि +7 से +2 में जाएगा और +6 से हमारे पास +3 में जाएगा। जब आपके पास, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है हमारे पास कि जब ये +7 फॉर्म में होता है, जब Mn आपके पास +7 फॉर्म में होता है, तो ये हमारे पास होता है किस कलर का, पर्पल कलर का, सॉरी पिंक कलर का, पिंक कलर का। और जब हमारे पास ये जाता है किसमें, Mn2+ फॉर्म में, तो हमारे पास ये हो जाता है कैसा, कलरलेस। बात समझ में आ रही है कि एक किस फॉर्म में था, पिंक में, और फिर हमारे पास ये चला गया Mn2+ में, जैसे कन्वर्ट हुआ तो क्या होगा, कलरलेस। तो यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो कॉन्सेप्ट है कि आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पर जो KMnO4 है वो आप मिलाते जा रहे हो सॉल्यूशन में, तो वो सॉल्यूशन में जाकर के क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होकर के किस में हो गया, Mn2+ में, मतलब आपके पास वो पिंक से किस में चला गया, कलरलेस में। लॉजिक समझ में आ रहा है। अभी इसको थोड़ा सा और आगे समझेंगे। ऐसे जो Cr6+ है, +6, ये हमारे पास होता है कैसा, डीप येलो कलर में, डीप येलो कलर, क्लियर। और जब आपके पास ये जाता है Cr3+ में, तो यहां से हो जाता है हमारे पास ये कैसा, ग्रीन कलर में। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो ये स्टार मार्क थे पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। अब इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझाएंगे कि एक्चुअल में ये बोला जाता है कि जो KMnO4 है इज अ सेल्फ इंडिकेटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास, सेल्फ इंडिकेटर। सेल्फ इंडिकेटर को ना समझ रहे हैं कि मतलब इसके लिए हमको किसी और इंडिकेटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये खुद ही हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो फाइंड आउट कर लेता है। अब ये सेल्फ इंडिकेटर क्यों है, सेल्फ इंडिकेटर इसलिए है क्योंकि Mn+7 में ये होता है पिंक कलर में, ये बिल्कुल पता है। जब आपके पास KMnO4 का सॉल्यूशन होगा तो KMnO4 के सॉल्यूशन में ये कैसा होगा, पिंक कलर का होगा।
लेकिन जैसे ही इसका रिडक्शन हुआ, मतलब Mn2+ में कन्वर्ट हुआ, ये तुरंत क्या हो जाए, कलरलेस। तो मतलब यहाँ पर क्या होता है, शार्प चेंज होता है। ऐसा नहीं कि पिंक से धीरे 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 कलरलेस हो रहा है, तुरंत चेंज हो जाएगा हमारे पास किसमें, कलरलेस में। मतलब इसका कलर जो पिंक है वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा, वाटर कलर आ जाएगा। तो क्योंकि इसमें शार्प चेंज हो रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है। और अभी आपको रिडॉक्स इंडिकेटर में पढ़ाएंगे कि फिर आगे क्या होता है, तो आप ध्यान समझो जरा। अभी हम सेल्फ इंडिकेटर केवल बोल रहे हैं कि जब शार्प चेंज हो जाए हमारे पास इन कलर, उसी को बोलते हैं सेल्फ इंडिकेटर। बात समझ में आ रही है हमारे पास। यहाँ से जो CR6+ है ये डीप येलो कलर का होता है, लेकिन इसको ग्रीन में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है हमारे पास, धीरे धीरे आपके पास चेंज होता है। और दैट इज द रीजन कि ये सेल्फ इंडिकेटर नहीं है। तो मतलब आप यदि कोई बोले कि सेल्फ इंडिकेटर का मतलब क्या है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑन रिडक्शन इट चेंजेस इट्स कलर शार्पली। कि मतलब आपके पास ये रिडक्शन में यदि आपका अपना कलर खुद तुरंत चेंज कर दे, तो हमारे पास मतलब हम कह सकते हैं कि KMnO4 आपके पास क्या है, ऑलमोस्ट सेल्फ इंडिकेटर। तो ये जो प्रोसेस होती है हमारे पास, ये फास्ट होती है और ये प्रोसेस हमारे पास स्लो होती है। और दैट इज़ द रीजन कि हम K2Cr2O7 को सेल्फ इंडिकेटर कंसीडर नहीं करते, क्योंकि K2Cr2O7 से ही तो Cr मिला है हमको +6। तो अकेला ये मत समझ लेना कि ये तो हम केवल आयन निकाल के उसका लिख रहे हैं। KMnO4 हमारे पास था, वहाँ से निकला आपके पास +7, K2Cr2O7 से क्या निकला हमारे पास +6। बात समझ में आ रही। तो मतलब KMnO4 आपका क्या है, सेल्फ इंडिकेटर है, बिकॉज इट चेंजेस इट्स कलर शार्पली ऑन रिडक्शन। बात समझ में आ रही। और ये क्यों नहीं, क्योंकि ये आपका अपना कलर तुरंत चेंज नहीं करता। अब आते हैं आपके पास रेडॉक्स इंडिकेटर में। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गई, सेल्फ इंडिकेटर क्यों है हमारे पास। ओके, अब थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं आपके पास रेडॉक्स इंडिकेटर। रेडॉक्स इंडिकेटर में देख लीजिएगा हमारे पास बड़ा सिंपल सा लॉजिक। अ सब्सटेंस which exhibits different colors in oxidized and reduced form। क्लियर। और इसमें एक नोट हमारे पास लिख लीजिएगा, नोट सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्या, चेंज इन कलर ऑफ ईच इंडिकेटर takes place at definite potential। क्लियर। कि मतलब जो आपके पास कलर में चेंज होगा वो आपके पास एक फिक्स पोटेंशियल पे होता है, ये चीज़ हमको याद रखनी है। वहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई। टाइट्रेशन में शुरुआत वाला लेक्चर अभी पॉइंट याद रखिए, जब हमने टाइट्रेशन पढ़ाया था हमने बताया था कि वहाँ पर एक पोटेंशियल की वैल्यू मिलती है, और वो पोटेंशियल की वैल्यू तभी मिलेगी जब हमारे पास इसका कलर क्या होगा, चेंज होगा। कहने का मतलब कि कलरलेस से पिंक में हुआ, कहने का मतलब आप समझिए, पहले पिंक था, अभी इसको समझ रहे हैं, पिंक से जाता है कलरलेस, और कलरलेस के बाद फिर से वापस अपना पिंक में आता है। तो मतलब जैसे ही वो पिंक पे आता है, मतलब आपके पास स्पीशीज क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। और रिड्यूस इन द सेंस हमारे पास मतलब ये कह सकते हैं हम कि जिस पोटेंशियल पे हुआ वही आपके पास हो जाएगा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो चेंज इन कलर है वो एक फिक्स पोटेंशियल पे होता है, ऐसा नहीं किसी भी पोटेंशियल पे हो गया हमारे पास। क्यों, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पोटेंशियल का मतलब है वर्क डन। तो जब KMnO4 में से जो मैग्नीज के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब वहाँ से हमारे पास क्या होंगे, गेन कराए जाएंगे। तो गेन कराने का मतलब मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट कराने पर जिस पॉइंट पर जितना मूवमेंट होगा मतलब वर्क डन होगा, तो वो वर्क डन हमारे पास सारा स्टोर हो जाएगा उस पॉइंट तक जिस पॉइंट तक उसका कलर हमारे पास चेंज नहीं हो जाता। और जिस पॉइंट पर उसका कलर चेंज हो गया तो वही पूरा वर्क डन आपको क्या प्रोवाइड करा देगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है। ओके, अब आप देखिए जरा इस टेबल को ऑब्जर्व करिए। हमारे पास ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। इस टेबल में आप देख पा रहे होंगे हमारे पास दो कंडीशंस दी गई हैं। पहला तो ये है टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन में आपको हमने साफ साफ पढ़ाया हुआ है
क्या कि पोटेशियम परमैंगनेट यूज करना है, या तो KMnO4 यूज करना है, और या फिर K2Cr2O7 यूज करना है। अब KMnO4 में क्या कंडीशन होती है, आगे वाला कॉलम आप चेकआउट करिए तो लिखा हुआ है सॉल्यूशन ब्यूरेट। ब्यूरेट वर्ड अभी समझाया था हमने, आपको समझाया था। अभी उसका फिगर एक बार फिर से आएगा, फिर से आप देखोगे उसको ब्यूरेट में क्या हो रहा है। तो ये जो ब्यूरेट में हमारे पास है सॉल्यूशन, वो किसका है, KMnO4 का या फिर K2Cr2O7 का। वही हमने वहाँ पर ही बताया था कि सॉल्यूशन उसमें किसका लिया था, KMnO4 का। तो या तो सॉल्यूशन में KMnO4 का सॉल्यूशन हो सकता है ब्यूरेट में, और या फिर K2Cr2O7 का। डिपेंड करता है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने यूज किया हुआ है। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। तीसरा कॉलम हमारे पास आप देख सकते होगे, तो लिखा हुआ हमारा इंडिकेटर। अब KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर है। अब सेल्फ इंडिकेटर इस वजह से है हमारे पास क्योंकि वो आपका शार्प चेंज करता है। बात समझ में आ रही है। अब आप देखो ब्यूरेट का रोल। ब्यूरेट का रोल हमारे पास क्या, बहुत बड़ा रोल है ब्यूरेट का। अब आप समझो कि सॉल्यूशन में जो ये ब्यूरेट है, ब्यूरेट में क्या रखा गया हमारे पास, KMnO4 का सॉल्यूशन। बहुत ध्यान समझना, नीचे जो हमारे पास है वो आपके पास है मोहर सॉल्ट। कोई प्रॉब्लम, मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन नीचे रखा हुआ है, ऊपर हमने ब्यूरेट में भर दिया क्या, फिल कर दिया क्या, KMnO4। अब होगा क्या कि KMnO4 आप देख सकते हो कि हमारे पास सीधा सा लॉजिक हमने बताया वो किस कलर का होता है, पिंक कलर का इनिशियली। भाई जब किसी के साथ वो कंबाइन नहीं हुआ तो पिंक कलर का ही होगा। ये पूरा एक्सपेरिमेंट लैब में कराया जाता है, 40 मिनट्स नियर अबाउट होता है आपके पास। बात समझ में आ रही है, तो आपको कराया जाएगा, ये फैक्ट है। अभी आप इसको थोड़ा सा विजुलाइज कर लो। ये जो ब्यूरेट है इसमें आपके पास KMnO4 का सॉल्यूशन डाला गया है हमारे पास, और वो जो KMnO4 का हमारे पास सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा है, पिंक। नीचे जो हमारे पास रखा हुआ है मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन, उसका कलर कैसा है, कलरलेस। बात समझ में आ रही, कलरलेस, या कह सकते हो लाइट ग्रीन, बहुत ही लाइट ग्रीन। आपको ऑब्जर्व भी नहीं होगा कि ये कलरलेस है कि लाइट ग्रीन है। जब हम नीचे का ऑलमोस्ट फनल ओपन करेंगे, वॉल्व ओपन करेंगे हमारे पास, तो वॉल्व ओपन करने के बाद क्या होगा कि वहाँ से ब्यूरेट से KMnO4 का सॉल्यूशन गिरेगा कोनिकल फ्लास्क में, गिरेगा। बहुत ध्यान समझो हमारे पास, जब कोनिकल फ्लास्क में गिरेगा, ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्यूशन आपने खोल दिया, थोड़ा सा ओपन किया, थोड़ा कुछ ड्रॉप्स गिरी, फिर क्लोज कर दिया आपने। क्योंकि वॉल्यूम देखो ना, वॉल्यूम ऊपर 0 था और नीचे क्या है 50, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाओगे, बात समझ में आ रही है, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, कम होता जाएगा। वॉल्यूम कम होता जाएगा ना, यही ना। कि सपोज करो आपके पास 0 था, 0 के बाद 5 पे आपने रोक दिया, तो मतलब कितना वॉल्यूम यूज हुआ, 5 ml। ध्यान से समझो हमारे पास कॉन्सेप्ट को। हम कह रहे हैं कि 50, 0 से 50, ब्यूरेट की मार्किंग क्या होगी, 0 से 50। कंफर्म है। कितना आपके पास KMnO4 भरा हुआ है इसमें, 50 ml। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब जब नीचे से वॉल्व ओपन करोगे तो KMnO4 ऊपर से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो सॉल्यूशन में जा रहा है, किसके, जो आपका कॉनिकल फ्लास्क में रखा हुआ है। तो हमने उसको थोड़ा सा ओपन किया, हमने बंद कर दिया, पता चला 5 ml यहाँ से कम हो गया। मतलब वॉल्यूम कितना यूज हुआ KMnO4 का, 5 ml। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर, ओके। अब हम उस पर कलर ऑब्जर्व करेंगे, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि यार ये पिंक कलर था, उसमें चला गया, तो मतलब पिंक हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा, नहीं होगा हमारे पास। बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि वो पिंक कलर किस में चला गया आपके पास, जो पिंक कलर मतलब था, मतलब Mn+7, जैसे ही उसमें गया तो कलरलेस हो गया। कहने का मतलब किस में कन्वर्ट हो गया, Mn2+ में। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। हमने और उसमें KMnO4 ड्रॉप किया, फिर से आपके पास वो कलरलेस रहा, 10 ml यूज हो गया। ऐसे करते 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 थोड़ा सा और ड्रॉप किया, थोड़ा सा और ड्रॉप किया, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो जो सॉल्यूशन था उसका कलर लाइट पिंक हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया हमारे पास। कलर कैसा हो जाएगा इसका, लाइट पिंक या पिंक हो जाएगा हमारे पास, और वहीं पर टाइट्रेशन फिनिश हो गया। क्या हो गया, टाइट्रेशन फिनिश हो गया वहीं पर। कंडीशन समझ में आ रही है। पहला कैसा था, ये पिंक, पिंक के बाद जैसे ही सॉल्यूशन में गया तो मतलब अपने आप को ये रिड्यूस कर गया, मतलब Mn2+ में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये कैसा हो गया, कलरलेस। लेकिन जब KMnO4 की क्वांटिटी और मिलाते गए आप, और मिलाते गए, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी हमारे पास कि फिर से वो Mn+7 में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया हमारे पास कि फिर से उसका कलर हमारे पास कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किसी दूसरे इंडिकेटर की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी, इसने खुद ही अपने आप को क्या कर लिया, कलर चेंज करा दिया। बात समझ में आ रही, इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ इंडिकेटर। अब ध्यान समझना, प्रॉब्लम क्या होती, प्रॉब्लम ये होती कि जैसे सपोज करो KMnO4 यहाँ से इस पर ड्रॉप करा रहे थे, है ना, पिंक कलर का था, पिंक कलर से कलरलेस में चेंज होने में उसको टाइम लग रहा होता, तो मतलब हमारा वॉल्यूम यहाँ पर वेस्ट हो रहा होता। हमको पता ही नहीं चलता कि यार किस वॉल्यूम पे आपके पास टाइट्रेशन स्टार्ट हुआ। टाइट्रेशन स्टार्ट तभी होता है जब आपके पास वो कलरलेस हो। बात समझ में, मतलब उसी कलर का हो जिस कलर का सॉल्यूशन है जो कॉनिकल फ्लास्क में रखा हुआ था।
लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, कंडीशन समझ में आ रही है। तो दैट इज द रीजन कि कलरलेस होना उसको ज़रूरी था, लेकिन यदि उसको कलरलेस होने में टाइम लगेगा, इसका मतलब साफ है कि वो सेल्फ इंडिकेटर नहीं है। तो जो शार्प चेंज इन कलर कर देते हैं वही क्या होते हैं, सेल्फ इंडिकेटर। तो जो KMnO4 आपका इसमें ड्रॉप हो रहा था ड्रॉप बाई ड्रॉप, पहले वो कलरलेस में हुआ, कहने का मतलब Mn2+ में कन्वर्ट हुआ, फिर जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी KMnO4 की बढ़ाते गए वापस वो Mn+7 में आ गया, कहने का मतलब फिर से उसने पिंक कलर ऑक्यूपाई कर लिया और यहीं पर टाइट्रेशन फिनिश हो गया। और जितना वॉल्यूम यूज हुआ हमारे पास इस पिंक कलर को लाने में, वही हमारे पास हो जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड। तो इसका वॉल्यूम तो पता था जो सॉल्यूशन रखा है, इसकी मोलैरिटी भी पता थी, इसका वॉल्यूम पता चल गया, कहने का मतलब आपके पास वॉल्यूम ऑफ KMnO4 पता चल गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया नोन। क्लियर। जो हमारे पास वॉल्यूम था मोहर सॉल्ट का वो हमें पता था पहले से ही, हमें जो मोलैरिटी थी मोहर सॉल्ट की वो हमको पहले से पता थी। तो क्या हम यहाँ से मोलैरिटी नहीं निकाल सकते KMnO4 की? बोले सर ये कॉन्सेप्ट था, कैसे, M1V1 = M2V2। अब यहाँ से आपके पास Z2 हो जाएगा Z1 Z2 क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर मोल। आगे अभी आपको ये बताने वाले। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे कंसंट्रेशन निकल आई हमारे पास KMnO4 की, जिसकी कंसंट्रेशन पता ही नहीं थी हमको, कैसे निकाल ली हमने, जो वॉल्यूम यूज हुआ हमारे पास उसको नोट डाउन कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। वॉल्यूम कैसे पता चलेगा, उस रीडिंग से जिस रीडिंग से आपका वो कलरलेस से किस में कन्वर्ट हुआ, पिंक में, वही वॉल्यूम निकाल लिया हमने। जो सॉल्यूशन था उसका मोलैरिटी वॉल्यूम पता था, मोलैरिटी इक्वेशन लगा दी और वॉल्यूम मोलैरिटी निकल आई KMnO4 की। ये था टाइट्रेशन, यही है टाइट्रेशन। बात समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा K2Cr2O7 का भी देख लो, हालांकि ये कम पूछा जाता है K2Cr2O7 का, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। देखो समझ लो, अब K2Cr2O7 में क्या लिखा हुआ है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक। आप देख रहे होंगे कि इसमें 2 इंडिकेटर, अब क्योंकि ये सेल्फ इंडिकेटर नहीं होता है, ये सेल्फ इंडिकेटर नहीं होता है, तो इसमें एक्स्ट्रा इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है, ताकि जैसे ही इसको हम ड्रॉप कराएं सॉल्यूशन में, तुरंत कोई ना कोई फिक्स कलर तुरंत ऑक्यूपाई कर ले, वो कलर चेंज नहीं होना चाहिए, फिक्स कलर तुरंत ऑक्यूपाई कर ले। तो 2 इंडिकेटर्स आपके होते हैं यहाँ पर, इनको बोलते हैं इंटरनल इंडिकेटर्स, जो यूज करे जाते हैं। एक्सटर्नल भी होता है लेकिन वो सिलेबस के बाहर है आपका। इंटरनल इंडिकेटर्स में पहला हमारे पास क्या आता है, देख लो आप, डाइफिनाइलेमाइन। अभी डाइफिनाइलेमाइन में आप देख सकते होगे कि इनिशियली हमारे पास ये किस कलर का हो गया, डाइफिनाइलेमाइन कलरलेस, कि जैसे आपके पास सपोज करो K2Cr2O7 ब्यूरेट में फिल किया, उसी भी हमने कंबाइन करा दिया क्या, डाइफिनाइलेमाइन। तो जैसे ही मोहर सॉल्ट में पड़ेगा हमारे पास वो, तो वो आपके पास कैसा हो जाए, कलरलेस। इनिशियली कलर कैसा होता है, पढ़ा था हमने आपके पास Cr, जब K2Cr2O7 है तो Cr+6 फॉर्म है, +6 का मतलब डीप येलो कलर में है। जैसे ही उसमें हमने क्या कंबाइन कराया, डाइफिनाइलेमाइन, तो डाइफिनाइलेमाइन जब K2Cr2O7 के साथ कंबाइन करा करके सॉल्यूशन में डालेंगे तो तुरंत आपके पास कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस। और पहले क्या हो रहा था, यदि सिर्फ और सिर्फ K2Cr2O7 लेते तो धीरे धीरे आपके पास ग्रीन कलर में चेंज हो रहा था। पहले धीरे धीरे ग्रीन कलर में चेंज होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका ब्लू कलर ऑक्यूपाई करेगा, तो कितना टाइम लग जाएगा, उतने में तो ब्यूरेट 2 बार खाली हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो वो आपके पास टाइट्रेशन रॉन्ग हो जाएगा। सो डैट इज़ द रीजन की फास्ट प्रोसेस करने के लिए हम इसमें एडिशनल इंडिकेटर ऐड करते हैं, जिनको बोलते हैं इंटरनल इंडिकेटर। तो वो इंटरनल इंडिकेटर हमारे पास क्या करेगा, ये जो कलरलेस है तुरंत आपका आ जाएगा। इसके बाद फिर से हम उसको ऐड कराते रहेंगे किसको, K2Cr2O7 को। और जैसे डीप ब्लू कलर आया, वॉल्यूम नोट डाउन कर लिया और वहाँ से उसकी हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। यदि आपसे बोला जाए डाइफिनाइलेमाइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है C6H5 NH। यदि बोला जाए इसका स्ट्रक्चर बना दो सर, आप देख लो भाई, इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं हम। क्लियर है, ये हमारे पास हो जाता है इसका स्ट्रक्चर। अब बोलोगे सर H ऊपर लगा दो, तो भाई ऊपर लगा दो, वो तो जगह नहीं थी इसलिए हमने नीचे बना दिया था। तो होता है डाइफिनाइलेमाइन। क्लियर। दूसरा भी आप देख सकते होंगे, इसको भी यूज कर सकते हैं हमारे पास। ये हमारे पास क्या, एनफिनाइल एंथ्रानिलिक एसिड। अब इसमें देख रहे हो कि येलोइश ग्रीन से पर्पलेट, सीधा सा लॉजिक कि जैसे आपने ड्रॉप कराया इसको मिला करके, तुरंत येलोइश ग्रीन कलर आ जाएगा और फिर उसको वेट करेंगे, जैसे ही पर्पलेट आएगा टाइट्रेशन स्टॉप हो जाएगा, वॉल्यूम नोट डाउन कर लो और फाइंड आउट कर लो। अब बोलो सर इसका फॉर्मूला बता दो, तो इसका फॉर्मूला भी देख लो आप। इसका फॉर्मूला होता है C13H11O2। क्लियर, NO2 सॉरी। यदि हम आपके पास इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो आप इसका स्ट्रक्चर देख लो। ये हमारे पास होता है इसका स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड से O,
सिंगल बॉन्ड से OH, यहाँ से हो गया N, यहाँ से हो गया H, और फिर उसके बाद यहाँ से हो गया एक और बेंजीन रिंग। क्लियर? तो ये हमारे पास हो जाता है इसका स्ट्रक्चर, किसका, जो लिखा हुआ है एन फिनाइल एंथ्रानिलिक एसिड। बात समझ में आ रही है हमारे पास? क्लियर है? तो ये था टाइट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। बात समझ में आ रही है? ऑन द बेसिस ऑफ 12th, यहाँ से पूरा आपके पास खत्म हो गया रेडॉक्स रिएक्शन, पूरा रेडॉक्स रिएक्शन खत्म हो गया। एक एक टॉपिक, फिर भी कोई टॉपिक बचा हुआ है आप तुरंत कमेंट कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। अब थोड़ा सा इसको हम और पढ़ लेते हैं, एक दो क्वेश्चन इसके कर लेते हैं। क्वेश्चन नहीं मतलब आपके पास सिंपल सा एक है। तो यहाँ से यदि हम आपके पास लिखना चाहें क्या, नॉर्मेलिटी इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। तो नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एन ऑक्सीडेशन वी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू एन रिड्यूसिंग एजेंट और वी रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है हमारे पास? बात समझ में आ रही है कि यहाँ से एन ऑक्सीडाइज OXD का मतलब क्या है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी नॉर्मेलिटी। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वॉल्यूम, जो आपके पास हम ब्यूरेट में ले रहे थे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो उसका वॉल्यूम जो है वही यहाँ पर आएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही जो रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब जो हमने आपके पास कोनिकल फ्लास्क में लिया हुआ था, उसकी नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाई उसका वॉल्यूम। ऐसे यदि आपके पास यहाँ से लिखना चाहें आप मोलैरिटी इक्वेशन, तो मोलैरिटी इक्वेशन में बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी मोलैरिटी, अच्छा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि Z इंटू एम, ये तो पढ़ा हुआ है ना आपके पास, वेयर Z इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर मोल, ये हमारे पास होता है कि आपके पास Z। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, M ऑक्सीडाइजिंग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Z, है ना। तो Z ऑक्सीडाइजिंग भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हो। और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम कंडीशन, यहाँ पर भी सेम कंडीशन और यहाँ पर भी सेम कंडीशन। क्लियर? तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट और मोलैरिटी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ से क्लियर है बिल्कुल कि जो वॉल्यूम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज हुआ था वो वही था, तो यहाँ से मोलैरिटी निकल आएगी। तो लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास कि कैसे अननोन कंसंट्रेशन का ऑलमोस्ट स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है हमारे पास, है ना। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास लास्ट में हम आपसे पूछ रहे हैं, देखिएगा। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है आपका, वाई इज ओनली डाइल्यूट H2SO4 used for acidifying KMnO4। अब आप बोलो कि यार ये क्या क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा हम आपको बता दें कि क्या किस चीज़ की बात कर रहा है हमारे पास। ये बात कुछ ऐसी कर रहा है कि जैसे KMnO4 था, जब हम इसकी रिएक्शन करा दें किसके साथ, FeSO4 के साथ, किसके साथ, FeSO4 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा था, यहाँ से मिल रहा था K2SO4, फिर यहाँ से क्या मिल रहा था, MnSO4, फिर यहाँ से क्या मिल रहा था, Fe2SO4 टू द होल थ्राइस, प्लस फिर यहाँ से क्या मिल रहा था, H2। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर तुमने H2SO4 ही क्यों यूज किया, H2SO4 हालांकि मिनरल एसिड है, तो आप ये भी तो यूज कर सकते थे, आप HCl भी यूज कर सकते थे, आप HNO3 भी यूज कर सकते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके पास इसको KMnO4 को एसिडिफाई करने के लिए H2SO4 ही क्यों यूज होता है ना। कमाल का क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है कि H2SO4 ही क्यों यूज होता है, ये दोनों यूज क्यों नहीं हो सकते, तो ये चीज़ हमको समझनी है। तो अब हम देखते हैं कि HCl क्यों नहीं यूज हो सकता, क्योंकि जब हम HCl को कंबाइन कराएंगे तो वहाँ से जो रिएक्शन हमें मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलती है हमारे पास, 3MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस 10Cl माइनस प्लस 2Mn2 प्लस 8H2O। क्लियर? 2Mn2 प्लस 8H2O प्लस 5Cl2। क्लियर है? बात समझ में आ रही कि जब आप HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे KMnO4 की, हमने केवल आयंस लिए,
जैसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप H प्लस ले सकते थे, SO4 हटा सकते थे, वैसे यहाँ पर हमने H प्लस लिया, Cl माइनस अलग लिया। तो जब MnO4 की रिएक्शन आप HCl के साथ कराएंगे तो वहाँ से होता क्या है, आपकी गैस निकलती है Cl2 और वो गैस आपके पास हो जाती है क्या, एस्केप आउट। और जब एस्केप आउट हो जाती है तो वहाँ पर आपका जो मोलैरिटी होती है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट आपका प्रोडक्ट का एस्केप कर गया होता है गैस की फॉर्म में। तो जो कैलकुलेशन आती है मोलैरिटी की वो एग्जैक्ट नहीं आ पाती है। लॉजिक समझ में आ रहा है? इसलिए हम HCl को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि KMnO4 क्या करता है, HCl से उसको Cl2 में कन्वर्ट कर देता है, जो क्लोरीन है उसको Cl2 में कन्वर्ट कर देता है। और जब क्लोरीन Cl2 में चला जाएगा, कहने का मतलब गैस फॉर्म में चला जाएगा, कुछ ना कुछ ऑक्सीडाइज एस्केप आउट कर जाएगा, तो मतलब जो एक्चुअल में कैलकुलेशन थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए हम उसको यूज नहीं करते। अब बात आती है कि इसको क्यों नहीं यूज करते, तो इसको इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि खुद ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और KMnO4 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कभी भी हम कंबाइन नहीं कराते, इसलिए उसको हम KMnO4 के HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं कराएंगे। क्लियर? बात समझ में आ रही? सो आई होप ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सो यहाँ से ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गया पूरा। सारे लेक्चर्स आपकी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, प्रॉपर डिटेल से पढ़ाया गया है कि एक टॉपिक। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोई टॉपिक आपको लगता है यदि नहीं पढ़ाया गया है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन। क्लियर? इसी के बाद वाला चैप्टर है सेकंड पार्ट का, छोटा सा चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको स्टार्ट करते हैं। टिल देन एंजॉय, बी मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड।